हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिएगा, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो चैप्टर है ये अपन पढ़ते हैं क्लास 12th में। इस बार जो भी न्यू सिलेबस है अपना, उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, वो जो पहला चैप्टर है वो है विलयन और इसके अणुसंख्यक गुणधर्म। तो हमारे मन में विचार आता है कि विलयन होता क्या है। तो सबसे पहले विलयन की बात करें तो विलयन हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थों का बनता है। अर्थात अपन बोलते हैं कि कम से कम विलयन बनाने के लिए अपने पास कम से कम दो कंपोनेंट का होना जरूरी है। जैसे अपन के पास में पानी है तो पानी को अपन विलयन नहीं बोल सकते, लेकिन यदि पानी के अंतर्गत अपन चीनी डाल दें या फिर नमक डाल दें या कुछ और कंपोनेंट डाल दें तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, विलयन। क्योंकि उसमें कम से कम कितने कंपोनेंट का होना जरूरी है, तो दो कंपोनेंट का। इसके बाद अपन जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है तो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो वहाँ अपने को जनरल बातें सारी पता पड़ती हैं कि विलयन क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है। तो अपन अभी क्या स्टार्ट करेंगे कि अपन को सबसे पहले स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है टू एंड मोर देन। सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन की। सॉल्यूशन को बोलते हैं विलयन। तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिखेंगे टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स हैविंग टू कंपोनेंट्स, टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स का क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सर होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब होता है सामांगी मिश्रण। सामांगी मिश्रण अर्थात अपन बात करें कि यदि दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं, उनका यदि सामांगी मिश्रण होगा उसे ही अपन क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। लेकिन अपन के मन में बात आएगी कि सामांगी का मतलब क्या होता है। तो सामांगी का मतलब होता है जिसमें जो भी सॉलिड के पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहें। अर्थात अपन जैसे पानी और नमक और पानी को आपस में मिलाते हैं तो अपन को नमक के जो भी पार्टिकल हैं वो दिखाई नहीं देते, तो इसलिए अपन उसे क्या बोलेंगे, विलयन। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, बोलो। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, होमोजीनियस का होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, पार्टिकल यूनिफॉर्मली, पार्टिकल पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं कंप्लीट करके आपको डेफिनेशन बताता हूं कि विलयन क्या होता है। इसमें दो ही पार्ट अपने को याद रखने हैं कि होमोजीनियस होना चाहिए और दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए, पदार्थ होने चाहिए। तो मैं कंप्लीट डेफिनेशन लिखता हूं इसकी। तो सॉल्यूशन की अगर कंप्लीट डेफिनेशन की अपन बात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू एंड मोर देन टू कंपोनेंट्स टू components is called solution। अब इसमें बात करते हैं टू कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो अपन बात करेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों को मिलाकर के अपन बोलते हैं सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। तो सॉल्यूट होता है हैविंग लेस क्वांटिटी, जिसकी लेस क्वांटिटी होगी उसे क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट किसे बोलेंगे, हैविंग मोर क्वांटिटी, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। अर्थात एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा कम होती है उसे अपन बोलते हैं सॉल्यूट और जिसकी मात्रा यदि अधिक होगी उसे क्या बोलेंगे,
सॉल्वेंट। अब डिसाइड करता है विलयन कैसा होगा, तो विलयन को डिसाइड करने का काम करता है सॉल्वेंट। जैसा सॉल्वेंट होगा उसी टाइप का क्या होगा, अपना सॉल्यूशन होगा। तो इस आधार पर, इस बेसिस पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। अब अपन बात करेंगे सॉल्यूशन के टाइप की, जो आपको एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है। तो अपन सबसे पहले करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पहले क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद बात करेंगे अपन सॉल्यूट की, सॉल्यूट क्या रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे अपन सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट क्या रहेगा। और लास्ट में अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। सेकंड बात करेंगे अपन लिक्विड सॉल्यूशन। और लास्ट में बात करेंगे अपन सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए, इस जो एक टेबल अपने को दे रखी है, इससे कम से कम नीट में एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। अपने राजस्थान बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, एक नंबर में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सॉल्यूट। अब देखिएगा, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट एक तो गैस हो सकता है, बोलो, दूसरा लिक्विड हो सकता है, और तीसरा सॉलिड हो सकता है। बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन सॉल्वेंट क्या रहेगा बताओ, गैस। मैंने क्या बोला आपको कि जो सॉल्वेंट रहने वाला होता है वही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा। इसके बाद बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन में देखो, गैस हो सकता है सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट हो सकता है, और सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि क्या रहेगा बताओ, लिक्विड ही सॉल्वेंट रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा, लिक्विड ही सॉल्वेंट रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा, लिक्विड ही क्या रहने वाला है, बोलो, सॉल्वेंट रहने वाला है। अब मैं बात करता हूं सॉलिड सॉल्यूशन की। तो देखो, अपन अगले पेज में ले लेंगे इसको। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं कि सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, तो जो मिक्सर बनेगा अपना, जो भी एग्जाम्पल होगा, तो आपको याद है क्या, N2 प्लस O2 का मिक्सर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जितनी भी गैसेज हैं अपने एनवायरमेंट में, जितनी भी गैस हैं, ये सारा किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे बताओ, बोलो, गैस, गैस सॉल्वेंट का, अर्थात गैसियस सॉल्यूशन बोल देंगे इसको। इसके बाद में लिक्विड गैस का, बोलो, लिक्विड गैस। आप अपन लेबोरेटरी में बात करते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म होती है वो किसके साथ में मिक्स होती है बताओ, CHCl3 प्लस N2 गैस। बोलो, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा लिक्विड गैस का। तो CHCl3 होती है, ये लिक्विड फॉर्म में मिलती है, और जो N2 है वो गैस के रूप में मिलेगी। इसके बाद में सॉलिड और गैस, तो कैम्फोर, कैम्फोर प्लस एयर मान लो, या फिर N2 गैस मान लो, कोई भी गैस मान लो। अब जो कैम्फोर क्या होते हैं बताओ, ये एक पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो अपने नेचर में मिलते हैं अपने को। तो कैम्फोर प्लस N2, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है भैया, ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद में आप पूछोगे सर गैस और लिक्विड का क्या होगा, तो आपने देखा होगा नदी, नाले, तालाब में जितनी भी मछलियां होती हैं जिंदी, वो किस कारण होती हैं बताओ, क्योंकि वहां O2 होती है। क्या होती है बताओ, तो इसमें देखो O2, O2 इन वाटर। अब बताओ, पानी क्या है, लिक्विड है क्या, O2 इन वाटर। पानी के अंदर जब जो भी ऑक्सीजन होती हैं, जिससे सारे जानवर, जीव जंतु क्या होते हैं, जिंदे होते हैं, जैसे मछलियां वगैरह। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा बताओ, O2 इन वाटर। तो ऑक्सीजन तो गैस है, और वाटर में मिला दोगे इसको। लिक्विड, लिक्विड, अब आपको पता है शाम को 6 बजे सभी लोग बाग क्या पीते हैं बताओ, एल्कोहल पीते हैं क्या। तो एल्कोहल पीते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, वो पानी मिलाते हैं। तो पानी मिलाते हैं तो बताओ वो किसका एग्जाम्पल हो गया, तो बोलो भैया, वाटर प्लस एल्कोहल। अपन समझते हैं केमिस्ट्री वाले इसको कि एल्कोहल और पानी को कितना मिलाना होता है, लेकिन इस बात को तो क्या अनपढ़ भी जानते हैं, कितना एल्कोहल में कितना पानी मिलाना है। तो बोलो, इसके बाद में सॉलिड, लिक्विड। सॉलिड आपने देखो गर्मियों के टाइम में यदि आपके शरीर के अंतर्गत पानी की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस वाटर मिला लोगे, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया बताओ भैया, ये हो गया सॉलिड लिक्विड का। आई बात समझ में नहीं आई, अपने को एग्जाम्पल याद होने चाहिए। किस तरीके से अपना जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो किसका बनेगा बताओ, एग्जाम्पल का ही बनने वाला होता है। इसके बाद में नेक्स्ट में बात करेंगे अपन, आपका पेज सेम चलेगा, देखिएगा। नेक्स्ट में सॉलिड सॉल्यूशन, किसकी बात करेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में बताओ, सॉलिड क्या रहने वाला है, सॉल्वेंट क्या रहेगा। सॉलिड देखो, गैस हो सकता है क्या भैया, बोलो, लिक्विड हो सकता है क्या,
और क्या हो सकता है, सॉलिड। इसके बाद में सॉल्वेंट तो सेम ही रहेगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, तीनों यही रहने वाले हैं क्या, तीनों यही रहेंगे। इसके बाद में देखो गैस सॉलिड, गैस सॉलिड आपने देखा होगा डी ब्लॉक, अगर अपन पढ़ेंगे 12th में तो डी ब्लॉक में देखा होगा हाइड्रोजन गैस कहाँ एडजॉर्ब होती है बताओ, पैलेडियम की सरफेस पर, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए वो कैटेलिस्ट का काम करते हैं। और कैटेलिस्ट का काम क्या होता है भैया, सरफेस एरिया, अर्थात ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रदान करते हैं उनको। तो देख लो H2 एडजॉर्ब इन पैलेडियम, किस पे होगी बताओ, पैलेडियम पर, H2 एडजॉर्ब इन पैलेडियम। इसके बाद में है लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड जानते हो क्या बताओ, Hg पारा, क्या होता है बताओ, Hg पारा लिक्विड में मिलता है। इसके बाद में सॉलिड क्या मिला दो इसमें, Na, तो इसको कैसे लिख दूं बताओ, NaHg का सॉल्यूशन, ये क्या कहलाएगा बताओ, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, लिक्विड सॉलिड का। इसके बाद में सॉलिड सॉलिड का, तो जितने भी अपन आभूषण वगैरह पहनते हैं तो वो सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे बताओ, देख लो बताओ, कॉपर जिंक ले लो ब्रास के लिए, तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए, सॉल्यूशन के। अब ये चीजें तो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बोलो समझे या नहीं समझे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना काम का, जहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है, ये अपने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में दे रखा है, और अपन 12th क्लास के सबसे पहले देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो मैं हेडिंग डालूंगा अब कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म अर्थात सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयां कौन कौन सी बताओ। अब आपको पता है सांद्रता की इकाइयां दो टाइप की होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, जो अपन को आनी ही चाहिए। तो देखिएगा, एक होती हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या होती हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और दूसरी होती हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अर्थात टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जो तापमान पर निर्भर करेंगी उन्हें अपन बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो तापमान पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अर्थात ताप पर निर्भर होने वाली और ताप से मुक्त होने वाली कौन कौन सी कंसंट्रेशन की इकाइयां हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखो अब टेम्परेचर पर डिपेंडेंट कौन सी रहने वाली हैं, जिनके पास में वॉल्यूम रहेगा, क्या रहेगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को बोलते हैं अपन आयतन। जिनके पास में आयतन होगा वो सारी क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। हमेशा याद रख लो, ट्रिक है ये, जिनके पास में भी वॉल्यूम होगा वो सारी क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिनके पास में टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, वो सभी क्या रहेंगी बताओ, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अर्थात 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यदि आप तापमान को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यही कहता है चार्ल्स लॉ। जो कंडीशंस हैं वो अलग बात है, कौन सा आपको नियत रखनी है वो बात अलग है, लेकिन आपको याद रखना है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब देखो, जिनके पास में वॉल्यूम होगा वो सारी क्या होंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। लेकिन अपन अब बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कौन कौन सी हैं। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम पहली कंसंट्रेशन टर्म है, दूसरी है परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, थर्ड है मोलेरिटी कैपिटल एम, और फोर्थ है नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, फिफ्थ है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ये इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब 6 नंबर, यदि आप पीपीएम बोलो या बोलो पीपीबी, अगर इनको वॉल्यूम की टर्म में लेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और यदि इन्हें वेट की टर्म में लेंगे, अर्थात वॉल्यूम की टर्म में ना लेकर के वेट की टर्म में लेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻⁶, इसको किससे डिनोट करते हैं, 10⁻⁶ से। पीपीबी का मतलब क्या होता है बताओ, पार्ट्स पर बिलियन, इसका मतलब होता है 10⁻⁹,
अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, यदि वॉल्यूम के टर्म में ले रहे हो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और यदि वेट की टर्म में लोगे तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसके बाद देखो ये सारी हो गई। अब आपके सिलेबस में कौन कौन सी बताओ, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम है, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, और मोलेरिटी है। नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी नहीं है आपके, और पीपीएम और पीपीवी हैं, लेकिन किसकी टर्म है, वो वेट की टर्म है, तो अपन वहां पढ़ लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में आपको बात करें इसका जो फर्स्ट नंबर जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो सबसे है परसेंट वेट बाई वेट, दूसरी है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, थर्ड है मोलेलिटी, और फोर्थ है पीपीएम और पीपीवी। अब इनको अपन यदि वेट की टर्म में पढ़ रहे हैं, किसकी टर्म में पढ़ रहे हैं, वेट की टर्म में, तो इनको कहां पढ़ लेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। यदि वॉल्यूम की टर्म में बात करेंगे तो किस में पढ़ लेंगे अपन इनको, टेम्परेचर डिपेंडेंट में। अब सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। तो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म जो आपको याद रखनी है, तो देखो सबसे पहली है परसेंट वेट बाई वेट, या दूसरा नाम है इसका मास परसेंट, मास परसेंट या वेट परसेंट, कोई भी बोल लो एक ही बात है। केमिस्ट्री में अपने क्या होता है, मास और वेट को एक ही मानते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे बताओ इसको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट, मास परसेंट। क्या बोलेंगे इसको, मास परसेंट। अर्थात 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का भार, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय का भार क्या कहलाता है, मास परसेंट कहलाता है। तो यदि मैं इसको लिखूंगा परसेंट वेट बाई वेट, तो यदि मैं आपको बोल चुका हूं मास लिखो या वेट बोलो, तो देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोलूं मैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और किस में आता है बताओ भैया, ग्राम में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्वेंट बोलूंगा, बोलो सॉल्यूशन बोलूं या सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट बोलेंगे अपन, सॉल्वेंट। और ये किस में है बताओ, ग्राम में, इनटू कर देंगे 100। अब मैं आपको बोल चुका हूं, देखो नोट डाल के लिख लो भैया। बच्चे क्या है कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने एनसीईआरटी में वेट लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, तो याद रख लो भैया, अमाउंट बोलूं, वेट बोलूं या मैं मास बोलूं, सभी एक ही बात हैं, एक ही क्या है, बात हैं। कतई कंफ्यूज नहीं होना इस बात में, इस बात को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि सर ये अलग अलग बातें हैं या एक ही है। अमाउंट बोलूं, वेट बोलूं, मास बोलूं, सारी बातें क्या हैं, एक ही हैं। तो परसेंट वेट बाई वेट में आगे क्या लिखेंगे अपन, देखो यदि रिप्रेजेंटेशन की बात करूं मैं, तो देखो परसेंट वेट बाई वेट इक्वल टू स्मॉल डब्लू ग्राम में अपॉन स्मॉल डब्लू ग्राम में प्लस कैपिटल डब्लू ग्राम में, इनटू क्या कर दोगे 100, बोलो इनटू 100 कर देंगे। देखिएगा परसेंट वेट बाई वेट इक्वल टू स्मॉल डब्लू इन ग्राम अपॉन स्मॉल डब्लू ग्राम प्लस कैपिटल डब्लू इन ग्राम इनटू 100। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब सर आप बोलोगे सर आप हमें ये फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन अपन याद कैसे करेंगे इस बात को, तो याद करने के लिए क्या करेंगे, देखो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की। एक बात आपको याद रखनी है, यदि क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं भी सॉल्वेंट का जिक्र ना करे तो आपको याद रखना है कि वाटर को अपन क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। तो नोट डाल के लिख लो इस बात को, वाटर को बोलते हैं H2O, और इसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है भैया 18 होता है, ग्राम मोल इनवर्स, ये याद रखना है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यदि आपको पेपर में कुछ ना कहा जाए तो आपको याद रखना है कि पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्वेंट पूछा है, तो आप किसको बोलोगे, पानी को। पानी को क्या मानोगे, सॉल्वेंट मानोगे। ठीक है भाई, ये याद रखनी है आपको। अब एग्जाम्पल बात करता हूं, मीन ऑफ 40% वेट बाई वेट NaOH। ये एग्जाम्पल है कि 40% वेट बाई वेट NaOH का मतलब क्या है, अर्थात
क्या क्या बोल सकते हैं इसको अपन। तो देखो इसके एग्जाम्पल में सॉल्यूशन की बात करता हूं मैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके, ज्यादा हाई लेवल के नहीं आते, बोर्ड लेवल में इतने ही क्वेश्चन आते हैं कि 40% NaOH का मतलब क्या होता है, इसको समझा दो भैया। तो देखो याद रखो आप, 40% वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है। तो याद रखना है आपको कि 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या ये बोल सकता हूं कि बोलो, मैं इसको आपको प्रूव भी कर दूंगा अभी, ठीक है। इसके बाद मैं सेकंड में बोल सकता हूं 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 60 ग्राम सॉल्वेंट। और मैंने क्या बोला, यदि सॉल्वेंट आपको कुछ नहीं दे रखा है तो क्या मानोगे, बोलो भैया वाटर। तो किस में डिजॉल्व है, बोलो 60 ग्राम किस में है, वाटर में डिजॉल्व है, ये मतलब है इसका। तो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, एग्जाम्पल के बाद में क्वेश्चन। 20 ग्राम KCl